Renegade Immortal, Chapter 517. Hello, welcome back to my channel Books with AR. स्वॉर्ड सेंट लिंग तियान हाओ की आंखें चमक उठी और उसने आहिस्ता से पूछा, ऐसी कौन सी फॉर्चून यानी किस्मत है जिसकी तुम, ग्रीड, इतनी परवाह कर रहे हो? ग्रीड ने कुछ देर सोचा, फिर उसने अपने दांत पीसे जब उसने स्वॉर्ड सेंट लिंग तियान हाओ को देखा और सरगोशी की। क्या स्वॉर्ड सेंट को याद है जब कल्टिवेशन अलायंस ने 10,000 साल पहले एक चीज ढूंढने के लिए नोटिस भेजा था? ये चीज एक बीड यानी मोती है और इनाम एक मुकम्मल हाई क्वालिटी सेलेस्टियल स्पेल है। ये एक हाई क्वालिटी सेलेस्टियल स्पेल है। कल्टिवेशन अलायंस ने अब तक का सबसे बड़ा इनाम पेश किया है। मेरे जरिए यानी सोर्सेज के मुताबिक कल्टिवेशन अलायंस के पास 10 से ज़्यादा मुकम्मल हाई क्वालिटी सेलेस्टियल स्पेल्स नहीं है। लिंग तियान हाओ की आंखें संजीदा हो गईं और उसने आहिस्ता से पूछा, क्या तुम्हारे जख्म इस बीड से ताल्लुक रखते हैं? ग्रीड ने सर हिलाया और तल्खी से मुस्कुराया। माजी की बात नहीं करते। ये इसलिए था कि मेरी कल्टिवेशन काफ़ी मजबूत नहीं थी। ताहम अगर स्वॉर्ड सेंट हरकत करते हैं तो ये यकीनन आसान होगा। स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहाओ ने अपना सर उठाया जब उसने खला यानी वॉइड में देखा। काफी देर बाद उसने कहा, ईस्ट डीमन स्पिरिट सी खत्म होने के बाद इस बारे में बात करना बहुत देर नहीं होगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक मामले में मेरी मदद करनी होगी ग्रीड। ग्रीड की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, स्वॉर्ड सेंट को मुझसे क्या करवाना है? स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहाओ ने संजीदगी से कहा, ईस्ट डीमन स्पिरिट सी में जाओ और मेरे 12 डिसाइपल्स की हिफाजत करो जब तक कि वो उन्हें दिया गया सीक्रेट मिशन मुकम्मल नहीं कर लेते। अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ग्रीड का चेहरा उतर गया। लिंग तियानहाओ, तुम्हारा मेरी मदद करने से क्या मतलब है? उसने पूछा। लिंग तियानहाओ ग्रीड की तरफ देखने के लिए मुड़ा। उसका चेहरा बेतासुर था जब उसने पुरसुकून लहजे में कहा, ग्रीड, जब मैं सितारों के दरमियान अपना नाम बना रहा था, तुमने अभी कल्टीवेशन भी शुरू नहीं की थी। तुम्हारी साजिश मेरी आंखों के सामने वाज़ेह है। अगर तुम्हें बीट के मालिक ने मजबूर ना किया होता, तो तुम यहाँ मुझे ढूंढने के लिए इतनी तेजी से क्यों आते? अगर मैं तुम्हें अभी धक्का दे दूं, तो मुझे डरता है कि कुछ ही देर बाद हम जिंदगी और मौत से अलग हो जाएंगे। ग्रीड ने सोचा। कुछ देर बाद वो मुस्कुराया और कहा, स्वॉर्ड सेंट बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं। जब तक मैं वहाँ हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आपके डिसाइपल्स को महफूज रखूंगा। ताहम मैंने सुना है कि ईस्ट डीमन स्पिरिट सी का गेट पुरअसरार है, इसलिए मैं नहीं जानता कि मैं अपनी कल्टीवेशन के साथ दाखिल हो सकता हूँ या नहीं। लिंग तियानहाओ ने पुरसुकून लहजे में कहा, तुम्हें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जख्मी हो और गेट खोलने की मेरी बारी है, इसलिए मैं कुदरती तौर पर तुम्हें अंदर जाने दूंगा। ग्रीड ने सर हिलाया और मजीद कुछ नहीं बोला। जब दोनों लोग बात कर रहे थे, फासले से एक बड़ा 7 रंगी यानी 7 कलर्ड बादल आया। ग्रीड की आंखें चमक उठी और फिर वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। अगर कोई गौर से देखता तो वो देखते कि वो एक साये में बदल गया था, जो स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहाओ के बहुत करीब रहा और बेहरकत रहा। 7 रंगी बादल के करीब आने से पहले इलाके में अमन का एहसास फैल गया। 7 रंगी बादल के अंदर से एक सफ़ेद लिबास यानी वाइट रोब्ड ऑल सीयर आहिस्ता से चलता हुआ आया। जैसे ही वो ऑल सीयर चलता हुआ आया, वो मुस्कुराया और जिन लोगों को वो जानता था उन्हें सर हिलाकर इशारा किया। उसके पीछे 9 लोग थे। इन 9 लोगों ने मुख्तलिफ रंग के लिबास पहने हुए थे, लेकिन उनकी आंखें सब बिजली की तरह तेज थीं और उनमें से हर एक के पास पावरफुल कल्टिवेशन थी। उनमें से एक वो शख्स था जिसने पर्पल डिवीजन के ट्रू डिसाइपल के खिताब के लिए वांगलेन से लड़ाई की थी। वांगलेन का छठा भाई चैन ताओ। मौजूदा चैन ताओ ने एक पर्पल रोब पहना हुआ था और एक ताकतवर दबाव यानी पावरफुल प्रेशर छोड़ रहा था। वो एक तलवार की तरह था जो बस निकलने ही वाली हो, अपनी तेजी को जाहिर करती हुई। ऑल सीयर का 10 लोगों का ग्रुप पुरसुकून तरीके से गेट की तरफ बढ़ा। हर कल्टीवेटर ने एहतराम से रास्ता दिया और ये मंजर स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहाओ के आने से भी ज्यादा शानदार यानी ग्रैंड था। पलक झपकने में ऑल सीयर का ग्रुप गेट के सामने पहुंच गया। वो लिंग तियानहाओ के ग्रुप से सिर्फ
1000 फीट के फासले पर थे। हर किसी की निगाहें इन दोनों ग्रुप्स पर जमी थीं। उनके अलावा तमाम मुख्तलिफ ओल्ड मॉन्स्टर्स भी स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहाओ और ऑल सियर की तरफ एक अच्छा शो देखने वाले तासुरात के साथ देख रहे थे। इस लम्हे ये कहा जा सकता है कि प्लैनेट तियान्युन और आसपास के प्लैनेट्स के तकरीबन सभी ताकतवर कल्टीवेटर्स यहाँ मौजूद थे। जो यहाँ जमा था वो तकरीबन तियान्युन के रैंक 7 कल्टीवेशन प्लैनेट की मुकम्मल ताकत यानी फुल पावर थी। उस अजीम इवेंट का, ग्रैंड इवेंट का सिर्फ एक दिन बाकी था, जो हर 5000 साल में सिर्फ एक बार होता है। जब गेट टाइड को खोलेगा, जो कि पहली बार देखने वाले के लिए एक नाकाबिले फरामोश मंजर होगा, ईस्ट डीमन स्पिरिट सी का ये सफर एक नई बुलंदी पर पहुंच जाएगा। उसके बाद अंदर जालिम ट्रायल का वक्त होगा। ऑल सियर का चेहरा बेतासुर था जब वो वहां खड़े थे और बहुत से कल्टीवेटर्स उन्हें सलाम करने आए। जब वो बात कर रहे थे, उनकी आंखें कभी कभी फासले की तरफ देखतीं, जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हों। उनके पीछे 9 डिसाइपल्स के सबके अपने दोस्त थे और वो उनसे बातें कर रहे थे, सिवाय चैनताओ के, जो भी कभी कभी इधर उधर देख रहा था, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। वो यहाँ क्यों नहीं है? चैनताओ ने हल्की सी तेवरी चढ़ाई। ईस्ट डीमन स्पिरिट सी के खुलने से पहले का आखिरी दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर गया। आज वो दिन था जब ग्रैंड इवेंट शुरू होने वाला था। आज वो दिन था जब ईस्ट डीमन स्पिरिट सी खुलने वाला था। तैरती हुई चीजों का समंदर, जिसे ईस्ट डीमन स्पिरिट सी कहा जाता था, बदलना शुरू हो गया। जिस रफ्तार से तमाम चीजें स्पेस में हरकत कर रही थी, वो नुमाया तौर पर तेज हो गईं। इस तब्दीली ने आसपास के तमाम कल्टीवेटर्स की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। ठीक इसी लम्हे चेनताओ की आंखें अचानक चमक उठीं जब वो फासले की तरफ देखने के लिए मुड़ा, और उसने आहिस्ता से एक मुस्कुराहट जाहिर की। फासले से रोशनी की कई लकीरें आईं। उनकी आमद ने दूसरे कल्टीवेटर्स की तवज्जो नहीं खींची, लेकिन चेनताओ की आंखें एक पर्पल जिस्म पर जम गईं। सेवेंथ ब्रदर, चेनताओ की आंखों ने एक पुरस्कार रोशनी जाहिर की। जब ऑल सियर ने लापरवाही से पर्पल फिगर को देखा तो उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन एक लफ्ज भी नहीं कहा। जब वैंगलिन ने फासले से ऑल सियर के ग्रुप को देखा तो उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, ब्रदर सन, मुझे अपने मास्टर से मिलने जाना है, इसलिए हम यहाँ अलग होते हैं। अगर मौका मिला तो हम ईस्ट डीमन स्पिरिट सी के अंदर मिलेंगे। सुन यून शन का चेहरा धूल से ढका हुआ था। उन्हें वाज़े तौर पर यहाँ वक्त पर पहुँचने के लिए पूरी रफ्तार से जल्दी करनी पड़ी थी। वो नरमी से मुस्कुराया और कहा, जब हम दाखिल हो जाएंगे तो मैं ब्रदर वैंग पर इन्हिसार करूंगा कि वो मेरा ख्याल रखें। कोई मसला नहीं। वैंगलिन हल्का सा मुस्कुराया जब उसने एक कदम उठाया और ऑलसियर की तरफ उड़ने से पहले पर्पल धुएं के बादल में बदल गया। वैंगलिन बिजली की तरह ऑलसियर की तरफ बढ़ा और उसके करीब पहुंचने से पहले लोगों ने साउंड बैरियर टूटने की आवाज़ सुनी। उसका चेहरा पुरसुकून था और उसकी आंखों में सुरमई गैस की एक झलक थी। उसकी मौजूदा शख्सियत अब के चेनताओ से किसी भी तरह कमज़ोर नहीं थी। उसकी हरकत में फौरन कुछ कल्टीवेटर्स की तवज्जो खींची। जब उन्होंने उसका पर्पल रोब और टोकन देखा तो कुछ अच्छे ताल्लुकात वाले कल्टीवेटर्स ने फौरन उसकी शनाख्त का अंदाज़ा लगा लिया। द हेवनली फेट सेक्स पर्पल डिवीजन 7 डिसाइपल वैंग लिन। याओशी श्वेक, जो डेव हैकल सुर्ख यद पर बैठी थी, उसने वैंगलिन को देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं। चंद नजरें डालने के बाद उसने अपनी निगाहें हटा लीं। याओशी श्वेक ने दिल ही दिल में सोचा, मैं नहीं जानती कि फादर ने मुझे हेवनली फेट सेक्ट के नए डिसाइपल पर इजाफी तवज्जो देने के लिए क्यों कहा। इस शख्स की कल्टीवेशन नॉर्मल है और ऐसा नहीं लगता कि उसमें कोई खास यानी आउटस्टैंडिंग बात हो। ताहम हेवनली फेट सेक्ट में शामिल होते ही ऑल सियर की तरफ यहाँ आने के लिए मुंतखब होना वाकई हैरत कुन है। वैंगलिन सीधा आगे उड़ा और कुछ ही देर बाद ऑल सियर के सामने पहुंच गया। उसने एहतराम से कहा, डिसाइपल वैंगलिन मास्टर को सलाम करता है। ऑल सियर मुस्कुराए और कहा, मास्टर के पीछे आराम से खड़े रहो। ये हर 5000 साल में एक बार होने वाला ग्रैंड इवेंट शुरू होने वाला है, इसलिए तवज्जो दो। शायद तुम्हारी किस्मत का कोई ट्रेजर भी नमूदार हो जाए। ऑल सियर ने बात खत्म करने के बाद बामायनी अंदाज में वैंगलिन को देखा और फिर मजीद नहीं बोले। वैंगलिन ने जवाब में सर हिलाया, फिर वो ऑलसियर के पीछे खड़ा हो गया और दूसरे 9 डिसाइपल्स के साथ एक कतार बना ली।
इन 9 डिसाइपल्स की निगाहें सब वैंगलिन पर जमी थीं, सिवाय चैनताओ के जिसकी आंखों में एक तुरसरार रोशनी की झलक थी। बाकी सब की निगाहें बेजज्बात थीं, जैसे कि वो एक अजनबी को देख रहे हों। वैंगलिन ने इन 9 लोगों को गौर से नहीं देखा। उसने लापरवाही से उन पर एक नज़र डाली और जान लिया कि वहाँ 3 औरतें और 6 मर्द थे। स्वॉर्ड सेंट लिंगथियाओ की आंखें कुछ संजीदा हो गईं जब वैंगलिन पहुंचा। उसे हमेशा से महसूस होता था कि ये बच्चा कुछ जाना पहचाना है, जब से उसने ऑलसियर की सालगिरह पर देखा था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उसे याद नहीं आ रहा था कि वैंगलिन कौन है। ग्रीड की हैरत भरी आवाज स्वॉर्ड सेंट लिंगथियाओ के पीछे से आई। लिंगथियाओ ने नरमी से पूछा, तुम इस बच्चे को जानते हो? मैं इस बच्चे को नहीं जानता, लेकिन इससे एक जाना पहचाना एहसास होता है। शायद ये किसी पुराने दोस्त की नस्ल से है। ग्रीड की आंखें तेजी से चमकी, लेकिन उसने फौरन उसे छुपा लिया। वैंगलिन की आमद ने मशहूर ओल्ड मॉन्स्टर्स की तवज्जो भी खींच ली। उनके वैंगलिन पर तवज्जो देने की वाहिद वजह ये थी कि ऑलसियर कभी भी बगैर किसी वजह के एक डिसाइपल कबूल नहीं करेंगे। ऑलसियर ने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया था, और अगर ये किस्मत में नहीं था तो कोई रास्ता नहीं था कि वो एक डिसाइपल कबूल करते। वो बस ये नहीं जानते थे कि किस्मत उसके लिए थी या दूसरे डिसाइपल्स के लिए। ठीक इसी लम्हे ईस्ट सी से एक हल्की गरज की आवाज आई। ये गरज एक पुरसुकून तालाब में पत्थर फेंकने जैसी थी, जिससे लहरों की तरंगें पैदा हो रही थीं। इस लम्हे 10,000 से ज्यादा कल्टीवेटर्स की निगाहें तैरती हुई चीजों के समंदर पर मरकूज हो गई, और पूरा इलाका खामोश हो गया। आसपास के कल्टीवेटर्स में से कुछ ने 5,000 साल में एक बार होने वाले टाइड फेस को एक से अधिक बार देखा था। ताहम इसने उन्हें ज्यादा पुरसुकून बनाने के बजाय हर बार उनके दिल और भी ज्यादा कांप उठते थे। तकरीबन तमाम कल्टीवेटर्स जिन्होंने टाइड फेस देखा था, उन्हें यकीन था कि ये ईस्ट सी अब जैसा भी है, इसमें तब्दील होने से पहले जरूर एक हैरत अंगेज जगह रहा होगा, वरना ये इतना हैरत अंगेज टाइड फेस पैदा ही नहीं कर पाता। ये एक मिस्ट्री की तरह था जो अभी भी प्लैनेट तियान्यू के लोगों के सरों पर मंडरा रहा था। रेनेगेड इमॉर्टल चैप्टर 518। ईस्ट डीमन स्पिरिट सी का टाइड फेज शुरू हो गया। जैसे ही समंदर तेजी से हरकत करने लगा, गरजदार आवाजें यानी रंबलिंग साउंड्स और भी बुलंद हो गईं। आखिर में ये गरजदार आवाजें आपस में जुड़ गईं और ऐसा लगता था कि हेवंस तक और नीचे खला यानी वॉइड तक फैल गई हैं। जल्द ही पूरा इलाका एक बुलंद गरज यानी लाउड रंबल से भर गया। तैरती हुई चीजों का पूरा समंदर लावा की तरह उबल रहा था। तमाम चीजें इधर उधर हरकत कर रही थीं, जैसे कि वो कदीम भूत हों जो अपनी कैद से यानी प्रिजन से फरार होने की कोशिश कर रहे हों। गरजदार आवाज पहले ही लामहदूद स्पेस में फैल चुकी थी। यह आवाज इतनी बुलंद थी कि ये आसपास के कल्टीवेटर्स के कानों में मुसलसल गूंज यानी एकोड एंडलेसली रही थी। वांगलिन की आंखें संजीदा हो गईं जब उसने तैरती हुई चीजों के लामहदूद समंदर को देखा। ये पहली बार था कि उसने ये जगह देखी थी, इसलिए यहाँ की हर चीज उसके लिए अजनबी यानी फॉरेन थी। इस जगह के बारे में वो जो कुछ भी जानता था, उसने दूसरों से या यहाँ आते वक्त सुन युन शान से सुना था। यहाँ तक कि टाइड फेस भी एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था, लेकिन पहले कभी देखा नहीं था। मुझे इस टाइट फेस को गौर से ऑब्जर्व करना होगा, जो हर 5,000 साल में सिर्फ एक बार होता है, ये देखने के लिए कि इसमें इतना पुरस्कार क्या है। वांगलिन की आंखें चमक उठीं। इस लम्हे हर किसी की निगाहें यानी गेजेस तैरती हुई चीजों के लामहदूद समंदर पर जमा हो गईं। गरजदार आवाज बुलंद से बुलंदतर होती गई, यहाँ तक कि आखिरकार समंदर के अंदर से एक तेज दहाड़ यानी शार्प रोर आई। ये दहाड़ कानों के लिए बहुत तकलीफ दे थी। ये एक भूत के चीखने जैसी थी। इस लम्हे तमाम तैरती हुई चीजें कांप उठीं और एक पुरअसरार कुव्वत की वजह से घूमने लगीं। ये घूमना खौफनाक था। ये ऐसा था जैसे पूरा स्टार सिस्टम घूम रहा हो। कुछ कल्टीवेटर्स जिनकी कल्टीवेशन लेवल्स कम थीं, वो मजबूर होकर घूमते हुए समंदर की तरफ तैरने लगे। अगर उनके पास खड़े लोग उन्हें वापस ना खींच लेते तो वो समंदर के साथ मिल यानी फ्यूज हो गए होते। वांगलिन की आंखें पुरसकून थीं और उसका दाव हार्ट मजबूत था, इसलिए वो इस किस्म के घूमने से खिंचा नहीं जाएगा। जैसे ही ईस्ट सी घूमा, दहाड़ पहले से भी ज्यादा कान फाड़ने वाली हो गई। दहाड़ पहले ही गरज से आगे निकल चुकी थी। आखिरकार ईस्ट डीमन स्पिरिट सी के अंदर तमाम चीजों से एक सब्ज गैस यानी ग्रीन गैस फैलना शुरू हो गई।
जिस लम्हे गैस नमूदार हुई ये फैलना शुरू हो गई। पलक झपकने में समंदर का बाहरी हिस्सा पहले ही सब्ज गैस से घिर चुका था। ताहम सब्ज गैस फौरन उबलने लगी और फिर मरकज में जमा हो गई। ऐसा लगता था जैसे हर तरफ से एक ताकतवर कुव्वत दबाव डाल रही हो, जिससे सब्ज गैस और तैरती हुई चीजें एक पल में मरकज में जमा हो गई। पूरी स्पेस अचानक हिल गई जब तमाम सब्ज गैस और तैरती हुई चीजें एक साथ जमा होकर एक पुरअसरार चश्मे का दहाना बनाने लगी। ये चश्मे का मुनसाकिन नहीं था, बल्कि हर तरफ से चीजों के जमा होने के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। ये चौड़ा और लंबा होता गया, यहाँ तक कि वो 1000 फीट से ज्यादा ऊंचा हो गया। स्वॉर्ड सेंट लिंगटियाओ की आंखों में एक पुरअसरार रोशनी जाहिर हुई और वो अपने आप से बुदबुदाया। ये शुरू हो गया है, पता नहीं इस बार यहाँ क्या चीजें खिंची चली आएंगी। ऑलसियर की पुरसकून आंखों में 7 रंगी रोशनी की एक झलक आई। इस लम्हे तमाम कल्टिवेटर्स जिन्होंने ईस्ट डीमन स्पिरिट सी को पहले भी एक बार देखा था, उनकी निगाहें चश्मे के दहाने पर जमी हुई थीं। ये सब्ज कॉलम एक सुतून की तरह था जो लगता था कि स्पेस को ही थामे हुए है। ये ऊंचा होता गया, यहाँ तक कि ये डिवाइन सेंस की रेंज की हद तक पहुंच गया। इस लम्हे वैंग लिन ने एक हैरतज़दा इजहार यानी शॉक्ड इजहार जाहिर किया। जैसे जैसे सब्ज कॉलम लंबा होता जा रहा था, हेवंस की कुदरत यानी हेवंस की माइट जैसा एक दबाव आहिस्ता आहिस्ता इससे फैलना शुरू हो गया। सिर्फ हेवंस की कुदरत की इस हल्की सी झलक ने वैंग लिन को महसूस कराया जैसे 10,000 पहाड़ उसके ऊपर दबाव डाल रहे हों। उसके जिस्म से कड़कड़ाने की आवाज़ आ रही थी, जिससे ऐसा लगता था कि वो किसी भी वक्त टूट जाएगा यानी कोलैप्स हो जाएगा। बहुत ताकतवर यानी वेरी पावरफुल। वैंग लिन की आंखों में एक ना झुकने वाला इजहार जाहिर हुआ। एक ग्रे गैस उसकी भौं के दरमियान नमूदार हुई और फिर एक टैटू में बदल गई, जिसने तेजी से उसके जिस्म को ढक लिया। नतीजतन दबाव एक ऐसी हद तक पहुंच गया जिसे वो बर्दाश्त कर सकता था। जब वैंग लिन की ये हालत थी तो जाहिर है कि आसपास के बहुत से कल्टिवेटर्स की हालत बदतर थी। उनके चेहरे इंतहाई जर्द थे और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अगर उनके एल्डर्स और मास्टर्स वहां उनके लिए दबाव बर्दाश्त करने के लिए ना होते तो उनमें से बहुत से गिर जाते और मर जाते। ठीक इसी लम्हे एक ऐसा मंजर जो बहुत से कल्टिवेटर्स के लिए अपनी जिंदगी में भुलाना मुश्किल होगा, अचानक खुलना शुरू हो गया। देव हैकल सब सुतून अचानक गिर गया और इससे सुर्ख रोशनी की लकीरें मुसलसल निकलना शुरू हो गईं। सुर्ख रोशनी की लकीरें पागलों की तरह फैल गईं। वो यहाँ तक कि आसपास के कल्टिवेटर्स के जिस्मों से भी गुजर गईं और स्पेस की गहराइयों में चली गईं। जैसे जैसे सब सुतून गिरता रहा, ज्यादा से ज्यादा सुर्ख रोशनी की लकीरें निकल रही थीं। सुर्ख रोशनी नाकाबिले यकीन रफ्तार से फैल गई। इस लम्हे अगर आप इसे दूसरे जाविये से देखें तो ईस्ट डीमन स्पिरिट सी, जो प्लैनेट तियान्यून के 3 ममनुआ इलाकों में से एक था, सब्ज और सुर्ख रोशनी से ढका हुआ था। सब्ज रोशनी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही थी और उसकी जगह सुर्ख रोशनी ले रही थी। ये सुर्ख रंग खून जैसा सुर्ख नहीं था, ये जलते बुझते सूरज के सुर्ख रंग जैसा था। ये सुर्ख रोशनी सूरज की रोशनी की तरह फैल गई, ईस्ट डीमन स्पिरिट सी को मरकज बनाते हुए। रोशनी हर तरफ लामहदूद फैल गई। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि सुर्ख रोशनी आखिर कितनी दूर तक फैल गई, सिवाय चंद मुंतखब अफराद के कोई नहीं जानता था। प्लैनेट तियान्यून से दूर कुछ वीरान प्लैनेट्स सुर्ख रोशनी से ढके हुए थे। यहाँ तक कि दूर दराज प्लैनेट सुजाकू भी मुतासिर हुआ। मौजूदा सुजाकू जो वूटाई कल्टिवेटिंग कर रहा था, जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि आसमान मुकम्मल तौर पर सुर्ख था। यहाँ तक कि और भी दूर मजीद प्लैनेट्स इस सुर्ख रोशनी से ढके हुए थे। इस बात का साफ हिसाब लगाने का कोई तरीका नहीं था कि ये सुर्ख रोशनी, जो हर 5000 साल में सिर्फ एक बार ईस्ट डीमन स्पिरिट सी से निकलती थी, हर बार कितनी दूर तक फैलती थी। इस लम्हे सुर्ख रोशनी अचानक फैलना बंद हो गई, जैसे कि ये एक हद तक पहुंच गई हो। ताहम तमाम उन जगहों पर जहां सुर्ख रोशनी पहुंची थी, एक आसमान हिला देने वाली चीज हो रही थी। सितारों, प्लैनेट्स और स्पेस के दरमियान सब कुछ, ट्रेजर्स, जेड्स, स्पिरिट स्टोन्स, सेलेस्टियल जेड्स, लाशों, एंशंट सोर्ड्स, ट्रेजर के बाकियात, सेलेस्टियल स्पेल्स और एंशंट कल्टिवेशन ट्रेजर्स और मुख्तलिफ दूसरी चीज़ों से लेकर, चाहे वो कहीं भी हों, जब तक कि वो सुर्ख रोशनी की हद में थीं और उनका कोई मालिक ना था, वो कांपना शुरू हो गईं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।